हेलो फ्रेंड्स, मेक माई एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब तक हमने जितनी बात की, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने गांधी इरविन पैक्ट की बात की थी। किस तरह से गांधी जी ने भरोसा दिलाया था अंग्रेजों को कि अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन जरूर होगा। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं हम सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी दिसंबर 1931। दिसंबर 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस लगाकर नहीं चल रही थी। कांग्रेस वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि भाई हमें इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ खास फायदा होगा नहीं। उन्हें पहले इस बात का अंदाजा था। कुछ वजह थी इसकी। पहली वजह कि जो ब्रिटेन में जो लीडर्स बैठे थे, ब्रिटेन में जो सरकार थी, जो लीडर्स थे, अपोजिशन के लीडर्स भी और सरकार के जो लीडर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हमारी सरकार नेगोशिएट करे, उन्हें बराबरी का दर्जा दे, उनसे बात करे। एक और वजह थी कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, कांग्रेस को पहले ही पता था कि ये सब लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के इशू को फिर से उठाएंगे दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया गया था और लगभग वैसा ही हुआ कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ खास हाथ नहीं लगा। गांधी जी पहुंचे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने, लेकिन अंग्रेजों ने जो हमारी बेसिक डिमांड थी, दैट इज फ्रीडम, जो फ्रीडम हमारी बेसिक डिमांड बन चुकी थी, अब अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। अंग्रेजों ने बिल्कुल उसे कंसीडर ही नहीं किया और गांधी जी कॉन्फ्रेंस से वापस इंडिया लौटे और वापस भारत आकर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि गांधी इरविन पैक्ट से पहले गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उस दिल्ली पैक्ट के जरिए ही गांधी जी ने उसे सस्पेंड कर दिया था। और वो इस उम्मीद में किया था कि अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ हाथ लगेगा, कुछ ना कुछ अंग्रेज उनकी बात मानेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो गांधी जी ने दोबारा से वो आंदोलन शुरू करने की ठान ली। अब जब गांधी जी वापस भारत लौटे तो अब सरकार का एटीट्यूड वो नहीं था जो इरविन के टाइम था। अब सरकार लॉर्ड इरविन की नहीं, अब नए वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन थे। लॉर्ड विलिंगडन ये नए वायसरॉय थे और इनका एटीट्यूड बिल्कुल बदला हुआ था। इनका कहना था कि गांधी जी को बिल्कुल मौका दो ही मत कि वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इतना मौका मत दो कि वो अपने मूवमेंट को कंसोलिडेट कर पाएं या हमारे लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी कर पाएं। जरूरत पड़े तो गांधी जी को अरेस्ट करो। जो समझौता लॉर्ड इरविन ने किया था, हमें वो मानने की कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम उस समझौते से पीछे हट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरूरत पड़ने पर हमें जितने भी लीडर्स अरेस्ट कराने पड़े उन्हें करो, गांधी जी को अरेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वक्त पूरी तरह से सरकार का एटीट्यूड बदल चुका था। गांधी जी ने 1932 की अगर मैं बात करता हूं तो गांधी जी ने मूवमेंट की शुरुआत की। लेकिन इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल सरकार का एटीट्यूड बदल चुका था। तो सरकार ने पूरी तरह से अपना एक्सटर्न रवैया अपनाया, एक्सटर्न एटीट्यूड अपनाया, रिप्रेसिव पॉलिसी फिर से शुरू की। जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, गांधी जी को अरेस्ट किया गया। 1932 में ही गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद बाकी के जो एक्टिविस्ट थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। प्रेस पर दोबारा लगाम लगाई गई। प्रेस को पूरी तरह से अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। प्रेस वॉज टोटली गैग्ड और जितने भी एक्टिविस्ट गांधी जी के साथ थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। फाइनली 1934 में, 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया, इसे बंद कर दिया। तो यहां आप देख रहे हो कि किस तरह से अंग्रेजों ने फिर से, एक तरह से मैं कहूंगा कि अपनी बात पूरी नहीं की और धोखा दिया, और अंग्रेजों ने दोबारा से अपनी रिप्रेसिव पॉलिसी शुरू कर दी। एक्सटर्न एटीट्यूड दोबारा अंग्रेजों ने अपनाना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। Communal Award. It was declared by the British Prime Minister Ramsay MacDonald in 1932. 1932 में इसकी घोषणा की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने। और ये था क्या?
देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि मुस्लिम्स बार बार सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते रहते थे, उनके साथ साथ क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते थे। अब तक मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को माइनॉरिटी का दर्जा मिल चुका था। अब अंग्रेजों को यह बात समझ आ गई थी कि अब हमें आगे का स्टेप उठाना है, हिंदुओं को अलग करना है, और इसीलिए यह कम्युनल अवार्ड एक्चुअली अंग्रेजों की डिवाइड एंड पॉलिसी का एक हिस्सा था। उनकी जो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है उसका एक हिस्सा था। कैसे? इसके जरिए इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से हम जो भारत में डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लास, किसी तरह हम भारत की डिप्रेस्ड क्लास को हम नेशनल मूवमेंट से अलग कर दें। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम डिप्रेस्ड क्लास को माइनॉरिटी स्टेटस देंगे, माइनॉरिटी का दर्जा हम डिप्रेस्ड क्लासेस को देंगे। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब वो क्लासेस जो इकोनॉमिकली, अगर हम बात करें सोशली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस थी, उनकी बात कर रहे हैं कि उन्हें हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे, और माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद उन्हें मिल जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट। अपने पिछले लेक्चर्स में भी मैं इस बात पर जोर देता रहा हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने का मतलब है हिंदुस्तान में फूट पड़ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और कभी भी किसी भी पॉइंट पर इसका फेवर कांग्रेस नहीं करेगी। हालांकि एक वक्त था जब मैंने आपको बताया था, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, जहां पर कांग्रेस ने फेवर किया था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का, लेकिन वहां वजह कुछ और थी। लेकिन यहां पर अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है, मतलब वो भारत के आंदोलन से अलग हो जाएंगे और भारत का आंदोलन कमजोर पड़ेगा। गांधी जी ने सीधा सीधा कहा कि ये एक्चुअली एक अटैक है देश की यूनिटी पर, तो हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना है। उस वक्त इस डिप्रेस्ड क्लासेस के सबसे बड़े लीडर थे B.R. अम्बेडकर। उस वक्त इन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं डिप्रेस्ड क्लासेस का एक लीडर माना जाता हूं, मैं इनके बिहाफ पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि डिप्रेस्ड क्लासेस को ये स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए। हम भारत की आजादी के आंदोलन में साथ रहना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने एक समझौता साइन किया, पूना में साइन किया, इसलिए समझौते को कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसने साइन किया? B.R. अम्बेडकर ने। और यह पैक्ट एक्चुअल में क्या था? इस पैक्ट के जरिए यह अश्योरेंस दिया गया था कि किसी भी कीमत पर डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो अलग नहीं होंगे, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहेंगे। दिस पूना पैक्ट एक्चुअली अबेंडेंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड, कि हमें कम्युनल अवार्ड नहीं चाहिए, हम इसे मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें भारत के साथ रहना है, उनकी आजादी की लड़ाई में साथ रहना है। लेकिन अब अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलता है तो उन्हें कुछ तो मिलना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सीट्स थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनकी सीट जो कि 71 थी, उन्हें बढ़ाकर 142 सीटें इनके लिए कर दी गई, कि उन्हें भी लगे कि नहीं, हमारे लिए कुछ किया गया है। तो इस तरह से कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट बहुत ही जरूरी एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कम्युनल अवार्ड किसने डिक्लेयर किया? रामसे मैकडोनल्ड ने। उस पर पूना पैक्ट पर साइन किसने किया? क्यों साइन किया? कम्युनल अवार्ड क्या पॉलिसी थी, अंग्रेजों की क्या चाल थी, उसे किस तरह से B.R. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन करके नाकाम किया, किस तरह से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी पैसिफाई किया और उनके लिए सीट्स बढ़ाकर 142 कर दी। अब ये ईयर चल रहा है 1934। कुछ और घटनाएं भी होती हैं यहां पर, जिसमें से सबसे बड़ी घटना थी कि एक एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार ने, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 इतना इंपॉर्टेंट है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना डाइवर्स है, ज्यादातर प्रोविजंस उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिए गए हैं वो इसी कानून से लिए गए हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एक्ट के जरिए कहा गया सबसे पहला काम कि एक ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन बनाएंगे, क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन। बहुत सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक फेडरेशन बनेगा। बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे और उन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी। ऑटोनॉमी मींस अपनी खुद की पावर। ऑटोनॉमी मिलेगी तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहला प्रोविजन इस एक्ट का था, वो था
क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरा पॉइंट जो था यहां पर कि आप फेडरेशन बना रहे हो तो प्रोविंसेस को कुछ पावर्स भी देनी पड़ेगी, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आज हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में वो डिवाइड किए गए 3 कैटेगरीज में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। किन सब्जेक्ट्स पर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किन सब्जेक्ट्स पर स्टेट की सरकार कानून बनाएगी और किन सब्जेक्ट्स पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, अलग अलग कानून बनाएंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ऐसे ही डिवीजन किया गया, डिवीजन ऑफ पावर्स। प्रोविंसेस को पावर दी गई, सेंटर के पास अपनी पावर है। यहां पर सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। एक लिस्ट बनाई गई जिसे कहा गया फेडरल लिस्ट, दूसरी प्रोविंसेस के लिए तो प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी दोनों के लिए जिसे कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी जरूरी चीज आपको याद होगा, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 में, मैं अपने पिछले लेक्चर्स में उसका जिक्र कर चुका हूं। उस एक्ट ने एक नया प्रोविजन ऐड किया था भारत में, दैट इज डायरकी। प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी की बात की थी। आप दोबारा वो लेक्चर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर जिसे हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उसने प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी की फॉर्मेशन की थी। इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इस डायरकी को अबॉलिश किया, खत्म किया। जरूरी चीज ऑप्शन 1 के आता है क्वेश्चन में। चौथी चीज, एक शब्द आपने सुना होगा, बाइकैमरलिज्म। जैसे कि आप जानते हो, जो स्टेट्स में सरकार होती है, जो स्टेट में असेंबली होती है, उसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के लिए कानून पास करती है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। बाइकैमरल मींस 2 हाउसेस। उसी तरह से आज हमारे हिंदुस्तान में, आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, एक दूसरा हाउस भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाइकैमरलिज्म। और स्टेट्स में जो आज बाइकैमरलिज्म है वो इसी एक्ट के जरिए आया गया। तो पहली बार प्रोविंशियल लेवल पर, अगेन प्रोविंशियल लेवल पर बाइकैमरलिज्म, यही कानून लेकर आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात, एक ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन, जहां पर स्टेट्स को भी, जिन्हें आज हम स्टेट्स बोलते हैं, हम प्रोविंस बोलते थे उस जमाने में, कि उन प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी मिलेगी, अपनी मर्जी से रूल करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरी चीज, पावर डिवाइड की जाएगी। जब आप फेडरेशन बना रहे हैं तो आपको पावर भी डिवाइड करनी होगी। फेडरल लिस्ट बनाई जाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाएगी। इस पर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे कानून बनेगा, इसमें अपनी अपनी स्टेट्स कानून बनाएंगी, इसमें दोनों कानून बनाएंगे। उसके बाद डायरकी, जो कि 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1919 में, उसे हटा दिया गया। किस लेवल पे? सिर्फ प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहा हूं। फिर बात की जाती है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बाइकैमरलिज्म। आज हमारे स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, सभी स्टेट्स में नहीं, भारत के कुछ गिने चुने स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में आज बाइकैमरलिज्म है, मतलब 2 हाउसेज हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसी कानून के जरिए। आगे बढ़ते हैं। 5वीं जरूरी चीज जो इस कानून ने की वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ इसी एक्ट के जरिए। तो हम यहां देखते हैं, जरूरी चीजें आप देख रहे हो। आरबीआई, जानते हैं हम आरबीआई का क्या रोल है, वो इसी एक्ट के जरिए एस्टैब्लिश हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे जरूरी चीज वो है क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये वो कानून है जिसमें से सबसे ज्यादा चीजें हमने आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों से हमने कुछ जरूरी चीजें अडॉप्ट की। तो सबसे ज्यादा प्रोविजन, सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अडॉप्ट किए थे वो इसी कानून से किए थे।
तो ये पांचों चीज़ें, ये छः की छः चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह सरकार ने 1935 में एक नया कानून बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑप्शन बनकर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पूना पैक्ट क्या है, उसकी ज़रूरत कब पड़ी, कम्युनल अवार्ड कैसे आया, क्या उसका मोटिव था अंग्रेज़ों का, और किस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पास किया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। So I hope you do like the lecture. So please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.